अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर ख़जाना दरियाफ़त हो जाए मिस्टर गारसां, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या उसे इन लोगों के मकसद की तकमील के बगैर निकाल ले जाना आसान होगा? गारसां के अमीज़ीन दिमाग में झांको, मैं तुम्हें कैसे कैसे मराहल से निकाल कर यहाँ तक ले आया। क्या गधा पार्लो मेरे बराबर ज़हनी पहुँच रखता था? वो तो चंद मुश्किलात से बददिल हो गया था। गारसा के दिमाग के साथ साथ सफ़र करोगे तो मंजिल पा लोगे। हालात बताते हैं कि जंग ज़रूर होगी, साहर एक दूसरे में उलझ जाएंगे और हमें क्या पड़ी है कि उनके साथ उस समझ में ना आने वाली जंग में शरीक हों। जो वक़्त मिल जाए उसमें ख़जाना तलाश करो और उसमें कामयाबी हासिल कर लो। फिर जब यहाँ जंग का आगाज़ हो तो हमारा रुख ख़जाने की तरफ हो। उसके बाद बेवकूफ़ जंग करेंगे और हम अपना काम। गारसा ने कहका लगाया। ठीक है मिस्टर गारसा, तुम हमारे लीडर हो, सारे काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होंगे, हशमत बे ने गर्दन हिलाते हुए कहा। उन लोगों को बेहतरीन खुराक पेश की गई, हर ज़रूरत पूरी कर दी गई। फिर शोमाबा होतरा ने उनसे दूसरी मुलाकात की। मैं तुम्हारी रहायश गांव के लिए बंदोबस्त कर दिया है, जिस तरह चाहो यहाँ क़याम करो। इस खित्ते के हर फल फूल पर तुम्हारा इख्तियार है। बस उस वक़्त तुम्हें मेरी मदद करना होगी जब मेरे दुश्मन मेरे सामने हों। हम पूरे खलूस से दिल से तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं बाहुतरा, मगर उस दुश्मनी की पूरी कहानी क्या है? गारसा ने दिलचस्पी से कहा। शहर की इस सरजमीन का हुक्मरान अकाल तरपाशा है, लेकिन वो गलत रास्तों पर भटकने लगा। उसने सतगाता से इनहराफ किया और यहाँ एक नए निज़ाम की बुनियाद डालने की कोशिश की। साहरों से उनका शहर छीन लिया गया और उन्हें बेहकीकत कर दिया गया। कुछ उससे मुतफिक हुए, कुछ मुनहरफ। मुझे कैद कर लिया गया क्योंकि मैंने कोशिशें की और अकाल तरपाशा को ज़ैर कर लिया। बस ज़रा सी चूक हो गई और अकाल चाल चल गया। उसने अपना शहर एरा को देकर उसे तुम्हारी दुनिया की तरफ भेज दिया और ख़ुद अपने हमनवाओं के साथ आर्जी मौत कबूल कर ली। ये मेरे शहर का तोड़ था। बदबख्त एरा ने यह वक़्त पूरा कर लिया और शस्ता के साथ सतगाता की तरफ चल पड़ी। उसने इस नई दुनिया के लोगों से आग का जादू भी हासिल कर लिया। इसमें कमज़ोर हैं और आग और धमाकों के जादू का तोड़ हमारे पास नहीं, जिसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। एरा पर हमारी भरपूर निगाह है और हम 112 में उसके दाखिले के बाद से उसकी तरफ से होशियार हैं। उसके रास्ते रोकते रहे हैं, उसे हासिल करने की कोशिश भी की हमने, लेकिन कामयाब ना हो सके। अकाल तरपाशा अब हमारे कब्जे में है और शस्ता भी, मगर एरा धमाके वालों के साथ है और अब उस तक हमारी पहुंच मुमकिन नहीं। शस्ता का उस सिलसिले में क्या किरदार है? वही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। उसने तुम्हारी दुनिया में परवरिश पाई है और उस पर हमारा शहर कारगर नहीं है। अगर अकाल का शहर उसे मिल गया तो हम बेबस हो जाएंगे। उसकी हलाकत मुमकिन नहीं, सफीना ने पूछा। नहीं, तरपाशा ने हाथ मलते हुए कहा। तुमने कहा था कि इस सिलसिले में कोशिश कर सकते हैं। मैं जानता हूं लड़की, तुम भी नाकाम रहोगी। उसे अकाल के शहर का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसकी वजह से तुम उस पर काबू नहीं पा सकती, और उसे महज़ब दुनिया की परवरिश हासिल है, जिसकी वजह से हम उस पर काबू नहीं पा सकते। बस साहरों को उससे दूर रखकर किसी तरह एरा को ख़त्म कर दिया जाए तो काम बन सकता है। तुम एरा पर काबू पा सकते हो। हाँ, वो हमारे शहर की जिद में है, मगर अकाल का सारा इल्म उसके पास मौजूद है। हमें उस सिलसिले में क्या करना होगा? गारसा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, उसे दूसरी कहानियों से दिलचस्पी नहीं थी।
हमें अकाल के सहर का मुकाबला करेंगे और तुम आग वालों का। हमें उनसे महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वो अभी यहाँ से बहुत दूर हैं, तुम्हें उनके बारे में इत्तलात दी जाती रहेंगी। तुम इत्मीनान रखो बाहुतरा, हम उन्हें भून कर रख देंगे, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन बेहतर होगा कि तुम हमें इस खजाने के बारे में कुछ और बता दो। सुनहरी धात और चमकदार पत्थर मेरे पास तुम्हारी अमानत हैं। जो ही अकाल से निजात मिलेगी वो सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तुमने वो धात और पत्थर भी उस वादी में जमा कर रखे हैं? गारसा ने पूछा। हाँ, सब कुछ यहाँ है। आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारी रिहाइश गाहें दिखा दूं। शुमाबा होत्रा ने उन्हें कई छोटे छोटे गार दिखाए जिनमें क़याम का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया था। सफीना ने अपने लिए एक अलग गार मुंतखब किया जिस पर प्रोफेसर ने ख़ास तौर से गौर किया। उन रिहाइश गाँव में क़याम किए हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। बाहुतरा ने उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं की। वो शायद यहाँ था ही नहीं। बाहुतरा के कहने के मुताबिक उन्हें इस अजीम शान वादी में घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी थी। गारसा पागल कुत्ते की तरह वादी के कोने खदरे झांकता फिर रहा था। कई बार प्रोफेसर हशमत बे को भी उसके साथ जाना पड़ा। उसके बाद उसने दूसरे तरीका कार इख्तियार किया। वो गारसा के खुद तक पहुंचने से पहले ही अपनी अगलू नुमा गार से निकल जाता। एक बार गारसा ने उससे सवाल किया तो उसने कहा कि वो अपने तौर पर भी खजाने की तलाश में सरगर्दा है और ये बेहतर है कि हर शख्स अलग अलग कोशिश करे। इस आबादी के रस्म रवाज भी अजीब थे। हज़ारों अफराद इस वक्त अपनी कमीन गाहों से बाहर निकल आते जब सूरज तुलू होता और फिर दोपहर होते ही वापस अपने गारों में चले जाते। उसके बाद वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन उन लोगों पर कोई पाबंदी नहीं थी और गारसा आज़ादी से फ़ायदा उठा रहा था। अक्सर वो रातों को भी बाहर नजर आता और इस वक्त वादी पर ऐसा सकूत तारी होता कि कोई पत्ता भी हिलता नजर ना आता। उस वक्त भी वो वादी में सरगर्दा था कि दफतन उसे खुद से कुछ फासले पर आहटें सुनाई दी और वो ठठक गया। उसकी आंखें चारों तरफ का जायजा ले रही थी कि उसे कुछ फासले पर एक इंसानी साया नजर आया। ये कौन है? उसने सोचा। गारसा ने एहतियात के पेशे निगाह खुद को एक फूलों की कांज के आड़ में पोशीदा कर लिया। वो जानता था कि सतगाता के रहने वाले रात की तारीकी में अपनी कमीन गाहों से कभी भी नहीं निकलते। ये उसके साथियों में से कोई हो सकता है, शायद प्रोफेसर। वो जानता था कि प्रोफेसर हशमत बे भी खजाने की तलाश में सरगर्दा है। गारसा ये भी जानता था कि अगर उससे पहले हशमत बे ने वो जगह तलाश कर ली तब भी कोई खतरा नहीं। वो नहता भला क्या कर सकता है? उसकी मदद के बगैर कुछ करना मुमकिन ना होगा। आहटें करीब हुई और फिर एक आवाज़ उभरी। छुपने की ज़रूरत नहीं मिस्टर गारसा, मैं सफीना हूँ। ओह, ये तुम ज़हीन लड़की, मैंने सोचा ना जाने कौन है। गारसा फूलों की आड़ से निकल आया। तो क्या तुम भी खजाने की तलाश में सरगर्दा हो? ये अच्छी बात है और मैं इस बात को पहले ही तस्लीम कर चुका हूँ कि तुम अपने बाप से ज़्यादा ज़हीन हो। बल्कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस बारे में तुमसे रजू ना किया। आओ मेरा साथ दो, मैं कई रातों से सरगर्दा हूँ। मैं खजाने की तलाश में नहीं निकली मिस्टर गारसा। तो फिर ना ही मुझे खजाने से दिलचस्पी है। हाँ, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मिस्टर गारसा, आपको खजाना तलाश करने की क्या ज़रूरत है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा यहाँ आने का मकसद और क्या है? मेरा मतलब है शुमाबा होत्रा तो खुद ये खजाना आपको देने के लिए तैयार है। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए ना जाने हमें कितना तवील इंतज़ार करना पड़ेगा। इस दौरान हम खुद ही खजाना तलाश कर लें तो क्या हर्ज है? ये लोग आपस में फैसला कर लें, हम खजाना लेकर निकल जाएंगे। ये इतना आसान तो ना होगा मिस्टर गारसा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुश्किलात से तो गुजरना ही होगा। कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उसके लिए सीधा रास्ता इख्तियार करना मुनासिब होगा ताकि खजाना वहाँ से ले जाने में हमें उनका ताउन हासिल रहे। इसमें बहुत वक्त लग जाएगा सफीना, और फिर क्या कहा जा सकता है कि उनके दरमियान जंग का नतीजा क्या निकले। आप भूल गए मिस्टर गारसा, उसने ये भी तो कहा था कि अगर कंदील हलाक हो गई तो उसकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ, कहा था।
तो फिर यही कोशिश क्यों ना की जाए। सबसे आसान रास्ता यही है और ये काम मैं अपने ज़िम्मा लेना चाहती हूँ। तो क्या तुम इस वक्त? हाँ, मैं उसी की तलाश में सरगर्दा हूँ, सफीना ने गुराई हुई आवाज़ में कहा। तुम उसकी बदतरीन दुश्मन बन गई हो। हाँ मिस्टर गारसा, और आप इसकी वजह जानते हैं। मुझे हर कीमत पर उसकी मौत दरकार है। अगर उसे हलाक कर दिया जाए तो एक तरफ शुमाबा होतरा का मसला हल हो जाएगा और दूसरी तरफ मेरा। तुम्हारा? गजाल उसका शोहर है। उसकी वजह से गजाल ने मुझे ठुकराया। सिर्फ उसकी वजह से उसने मेरे पंदार को तोड़ा। मैं हर औरत की नुमाइंदगी का दावा नहीं करती, लेकिन मैं अगर एक बिल्कुल मुफलस और कल्लाश होती और मेरे सामने एक तरफ खजानों के ढेर और दूसरी तरफ मेरा महबूब होता, तो मैं इस ढेर पर लात मारकर अपने महबूब का हसूल पसंद करती। मैं जानती हूँ वो आएगा, वो ज़रूर उस तक पहुँचेगा। अगर ये जिंदा हुई, साहब इख्तियार हुई, तो फिर गजाल उसका होगा। गजाल अगर इस जंग में हलाक हो गया तो मुझे बिल्कुल परवाह ना होगी। वो मेरा ना सही, उसका भी तो ना हो सकेगा। मैंने तो उसको आपके साथ भी उस वक़्त हलाक करने की कोशिश की थी जब आपने अकब से हमला किया था। अगर वो इसी वक़्त मर गया होता तो मुझे परवाह ना होती, लेकिन उसकी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, सिर्फ मेरे लिए। गारसा हैरत भरी नज़रों से उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं तुझसे मुत्तफिक हूँ। शस्ता की तलाश के लिए तुझे इस तरह सरगर्दा होने की ज़रूरत नहीं। मैं कल उसके बारे में ज़रूर मालूम कर लूँगा और तुझे उसके ठिकाने से बाखबर कर दूँगा। उसके बाद तू अपना काम कर लेना। और सुन सफीना, अगर गजाल हमारा सामना होगा तो भी मैं या मेरा कोई आदमी उसे हलाक नहीं करेगा। मैं अपने लोगों को हदायत कर दूंगा और फिर मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगा। मैं तुझे गजाल दूंगा सफीना, ये मेरा वादा है। आओ अब वापस चलते हैं, आ जाओ। गारसा सफीना के साथ रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ा। वादी की सुबह हंगामों से भरपूर होती थी, जबकि सूरज के साथ उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता था और बहुत से मुख्तसर वक़्त के बाद यहाँ फिर वही खामोशी और सुकून छा जाता था। उस दिन गारसा की मुलाकात बाहुतरा से भी हो गई। वो फिक्रमंद नज़र आ रहा था। तुम इस वादी में नज़र नहीं आए। हाँ गारसा मेरे दोस्त, मुझे सख्त जदोजहद का सामना है। एरा तुमसे कहीं ज़्यादा धमाका बरादरों के साथ मुर्दा शहर में दाखिल हो चुकी है। सोने वाले साहर जाग चुके हैं और अब एरा ने अकाल के सहर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसके साहर फिजाओं में परवाज कर रहे हैं और हमारी तलाश में सरगर्दा हैं। गो के उनकी पहली कोशिश नाकाम बना दी गई, लेकिन नहीं कहा जा सकता कि उसकी दूसरी कोशिश क्या हो। मुझे बजाते खुद उसकी कार्रवाइयों की निगरानी करनी पड़ रही है। अगर शस्ता हलाक हो जाए तो मैंने तुमसे कहा था ये मुमकिन नहीं। हमें कोशिश भी ना करने दोगे। जो काम ना हो सके उसके लिए कोशिश करने से क्या फ़ायदा। अगर तुम ज़मानत दो तो हम ये काम करना चाहते हैं तुम्हारे लिए। इसकी मौत से हमारा वफाद भी वाबस्ता है। हम ये कोशिश करना चाहते हैं, गारसा ने कहा और बाहुतरा उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, मुझे एतराज़ नहीं। वो सामने वाला आबशार देख रहे हो, उसके करीब गार के अंदर शस्ता कैद है। तुम वहां जा सकते हो। तुम्हें यहाँ किसी मुश्किल का सामना ना करना होगा। ताहम मुझे यकीन नहीं है कि तुम उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। हम तुम्हारी मुश्किल के हल की तमाम कोशिशें कर लेना चाहते हैं। ज़रूर ज़रूर, काश तुम्हें कामयाबी हासिल हो जाए, बाहुतरा ने कहा और फिर गारसा से इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया। गारसा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर आहिस्ता कदमों के साथ उस आबशार की जानब चल पड़ा जिसकी तरफ बाहुतरा ने इशारा किया था। उसे उस गार की तलाश में मुश्किल ना हुई जिसमें शस्ता कैद थी। दो आदमी की उसकी निगरानी कर रहे थे। ना जाने यहाँ क्या निज़ाम था। ये लोग भी दिन की रोशनी में उस गार की हिफाजत करते थे। रात को यहाँ कोई ना होता था। बहरहाल गारसा ने सफीना से ताआवन करते हुए वो जगह मालूम कर ली। सफीना अगर इस कोशिश में कामयाबी हासिल कर ले तो वाकई बड़ा काम बन सकता है। मामूल के मुताबिक सूरज ढलने से कबल सारी आबादी ज़ैर ज़मीन चली गई। गारसा ही नहीं, उस वक़्त उसके तकरीबन तमाम ही साथी ऊपर मौजूद थे और इस पुरस्रार ज़मीन की लताफ़तों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। गारसा सफीना की तलाश में चल पड़ा और सफीना उसे अपने गार में मिल गई।
हेलो मिस्टर गारसा, हेलो सफीना, आपने मुझसे एक वादा किया था। उस वादे की तकमील तुम्हें ये एहसास दिलाएगी कि गारसा मुस्तकबल में भी तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा करेगा। तो क्या आपने? हाँ, मैंने उस कैद खाने के बारे में मालूम कर लिया है और तुम्हें उसके बारे में बताने आया हूँ। कहाँ है वो? सफीना ने बेचैनी से पूछा और गारसा उस जगह के बारे में तफसील बताने लगा। सफीना ने सफाक लहजे में कहा, मैं साहरों के इस शहर को तोड़ कर न रख दूं तो सफीना नाम नहीं। ठीक है मिस्टर गारसा, मैं आपको बहुत जल्द उसकी मौत की खुशखबरी सुनाऊंगी। गारसा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मैं इस खुशखबरी का इंतजार करूंगा सफीना। उसके बाद वो सफीना की रिहाइश गाह से निकल आया। सफीना की आंखों में वहशत और दरिंदगी पाई जाती थी। अपने अब तक के किरदार से वो एक मुनफरिद हसीयत की हामिल लड़की साबित हुई, जिसके अंदर जुनून और वहशत खेजी के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता था। अगर गजाल उसकी मोहब्बत कबूल कर लेता तो इस बात के अमकानात भी थे कि वो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होती, लेकिन वो मुजस्समे इंतकाम बनी हुई थी। सूरज के ढलान के साथ साथ यहाँ हमेशा मौसम में खनकी पैदा हो जाती थी और रात को ये खनकी काफ़ी बढ़ जाती थी। ठंडी हवाएं बदन के मसामात में दाखिल होकर कपकपी पैदा कर देती और इस वक्त किसी मोटे कपड़े की ज़रूरत महसूस होती थी जो उनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन जिन हालात से ये सब गुजर रहे थे उसमें मौसम की सख्तियां बेअसर हो गई थीं। उस शाम भी सूरज गरूब होने के बाद तेज हवाएं चलने लगी और दरख्तों से हल्की हल्की आवाज़ें मुंतशिर होती रहीं। तकरीबन तमाम ही लोग अपनी अपनी कमीन गाहों में चले गए और माहौल पर गहरा सन्नाटा मुसल्लत था। सफीना अपने गार के दहाने से बाहर आई और उसने हवा की सर्दी को महसूस किया। फिर उसकी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। आज गारसा के साथियों में भी कोई अपने गार से बाहर नजर नहीं आया। हो सकता है गारसा अपनी महम पर निकल खड़ा हो। सफीना को उससे कोई गर्ज नहीं थी। उसकी निगाहें सफ़ेद लकीर की जानब उठी हुई थी जो धुआं उड़ाती हुई बुलंदियों से ज़मीन की जानब गामजन थी। गारसा ने उसे रास्ते के बारे में अच्छी तरह समझा दिया था। सफीना ने इधर उधर देखा और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उस आबशार की जानब बढ़ने लगी। तनुमंद और बुलंदो बाला कामत की लड़की थी। उसने बाआसानी मौसम की सख्ती को बर्दाश्त कर लिया। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, कंदील को हर हलाक करके सुरखरू हो जाए। अगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाती तो उसे ना सिर्फ गारसा की निगाहों में बल्कि शुमाबा होतरा की नज़रों में भी एक मुअज़्ज़ज़ मकाम हासिल होगा। वो इस वक्त का तसव्वुर करती हुई आगे बढ़ने लगी। जब गजाल पाया जंजीर उसके सामने पेश किया जाएगा, वो उसे कुत्तों की तरह अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर देगी। उसने उस पर कंदील को तरजीह दी है। कंदील की लाश भी ना पा सकेगा वो। मैं उसे अपनी तौहीन का इंतकाम लूँगी, भरपूर इंतकाम। और जब मेरे दिल की आग बुझ जाएगी तो फिर मैं उसे अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर जगह दूंगी। बेवकूफ़ इंसान, अगर तू पहले ही मेरी मोहब्बत कबूल कर लेता तो शायद इन मुसीबतों का शिकार ना होता जो अब तुझ पर नाज़ल होने वाली हैं। थोड़ी देर के बाद वो झरने से बहने वाली नदी के करीब पहुंच गई। यहीं से दाहिनी सिमत उसे उस झरने की अकब में पहुंचना था जहां सरसब्ज़ो शादाब घास से लदी हुई चट्टानें नजर आईं। दो चट्टानों के अकबी हिस्से में उस गार का दहाना था जिसमें कंदील को कैद रखा गया और गारसा का कहना गलत नहीं था। इस वक्त कंदील की निगरानी के लिए यहाँ कोई मौजूद ना था। सफीना गहरी सांसें लेती रही और उसके बाद वो उस गार में उतर गई। गार दूसरी की तरह रिहाइश गांव की मानद ही था और उसमें कोई नुमाया खूबी नहीं थी। पता नहीं कंदील अपने मुहाफ़िज़ों की गैर मौजूदगी में यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं करती। हालांकि अगर वो चाहती तो ये कोशिश की जा सकती थी। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि उस वादी से उसके लिए निकल भागना मुमकिन ना होता। शुमाबा होतरा बेवकूफ़ नहीं था। यकीनन इस वादी से निकलने के रास्ते बंद रहते होंगे और यहाँ के रहने वाले ये बात ज़रूर जानते होंगे कि उनके लिए फ़रार की कोई कोशिश मौत के मुतरादिफ हो सकती है। इस बात के अमकानात थे कि ये बात कंदील को भी मालूम होगी।
इस छोटे से बिस्तर पर कंदील नीम दराज थी जो सामने ही लगा हुआ था और गार में थोड़ी सी ज़रूरियात की अशिया रखी हुई थी। कंदील गालबन जाग रही थी क्योंकि सफीना के कदमों की आहट महसूस करके वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर सफीना को देखने लगी। सफीना के होंठों पर वही शफाक मुस्कुराहट फैली हुई थी जो उसकी शख्सियत की खासियत थी। कंदील ने भी शायद उसे पहचान लिया। इस वक्त उसकी हालत काफ़ी बेहतर नज़र आई, बाल वगैरह भी संवारे हुए थे। उसने और उसकी कैफियत का शिकार नज़र नहीं आई थी जिस कैफियत में यहाँ लाई गई थी। सफीना ने सर्द लहजे में कहा, मुझे पहचाना तूने?